स्ट्रक्चरली खड़े हैं सेवरल ऑफ ईयर्स। कहा जाता है कि ये क्यों इतने अच्छी बिल्डिंग्स बन गई, इतनी हाइट पे चली गई, तो कहा जाता है कि इसकी वजह ये है कि इनका स्ट्रक्चर बनाने वाले ने बड़ा कमाल किया। इनका स्ट्रक्चर बनाने वाले ने बड़ा कमाल किया। उसने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया कि माहौल के अंदर इसको खड़ा रहने में कोई मसला ना हो। अब बात ये आ जाती है बच्चों के हमारा ये जो काम है ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें भी बाज ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं और कामयाब हैं और माहौल के साथ एडजस्ट हो जाती हैं। तो जब उनसे पूछते हैं इसकी क्या वजह, तो कहते हैं इसकी वजह है इसका स्ट्रक्चर। यानी बिल्डिंग अच्छी खड़ी करनी है तो भी स्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, और अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलानी है तो उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये कहलाएगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बुनियादी तौर पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को माहौल से और बदलते हालात से आहंग कर सके और उसको वो तमाम जो सहूलियात या जो मालूमात की जरूरियात है उसको पूरा कर सके। सबसे पहले हम इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक बुनियादी ढांचा देखने के लिए एक पिक्चर आपके सामने रखते हैं। इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ड्राइंग की गई है लोगों की। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको महसूस होगा कि कारोबार में देखो बुनियादी तौर पे यहाँ हम क्या देखना चाहते हैं, ये बात बड़ी अहम है। ये स्ट्रक्चर हमें ये बताएगा कि who is working under you, कौन किसके अंडर काम कर रहा है। यानी ये स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, यानी एचआर मैनेजर किसके अंडर काम कर रही है, सीईओ के, और सेल्स मैनेजर किसके अंडर काम कर रहा है, सीईओ के, और ट्रेनिंग किसके अंडर काम कर रहा है, ट्रेनिंग, ठीक है, एचआर के। तो ये पता चल जाए कौन किसका बॉस है ना, है कि नहीं। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह लीजिए कि हु इज सुपरवाइजर ऑफ यू, यानी दो बातें समझ आ गई। सुपरवाइजर ऑफ यू, कौन किसका सुपरवाइजर है, कौन किसका सुपरवाइजर है, या कौन किसके अंडर काम कर रहा है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझने की बात है बड़ी जरूरी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है कि हमें ये समझ आ जाए कौन किसको कमांड कर रहा है, कौन किसको कमांड कर रहा है, कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, और कौन किससे ऑर्डर ले रहा है, ये बताता है। ठीक होगी बात। अच्छा, इसको एक और नाम दिया जाता है कि ये फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है। फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है। फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हु इज आंसरेबल टू ह्यूम, हु इज आंसरेबल टू ह्यूम, कौन किसको जवाब दे, कौन किसको जवाब दे। क्योंकि दुनिया में किसी बंदे को आजाद छोड़ दिया जाए ना कि वो किसी को जवाब दे नहीं है तो वो कभी अच्छा अमल नहीं करेगा। इसलिए दुनिया में भी आप आए तो आप किसी को आंसरेबल है इसलिए आप अच्छा अमल कर रहे हैं। क्या हाल है? अच्छा, और अगर देखें तो ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है। यानी आपको पहले से ही पता है कि ये जो हमारे पास स्टाफ मेंबर है इसको कम्युनिकेट कौन करता होगा इसके साथ, तो वो लाइन बता रही है कि इसको सेल्स मैनेजर इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, वहां से इसको मालूमात मिलती है। इसको ऑर्डर कौन करता है, इसको कम्युनिकेशन कहां से आती है, सीईओ से आती है। तो वो जो लाइन यूं करके मिलाई हुई है वही एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो ये स्लाइड लगाने का मकसद क्या था, इस स्लाइड के लगाने का मकसद ये था कि आपको सबसे पहले ये तो अंदाजा हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते किसको है। तो हमें ये अंदाजा हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम एक फ्रेमवर्क को कहते हैं जो ये मेंशन करता है कि कौन किसको जवाब दे, कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसका सुपरवाइजर है, और यहाँ कम्युनिकेशन कैसे हो रही है एक दूसरे के साथ, कौन किसको
जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और उसके अलावा यहाँ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है, कौन किसके सामने जवाब दे, कौन किसके सामने जवाब दे। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, तो अगर आप देखें तो हमारी जो किताब है उसके अंदर बड़ी वाज़ेह इसके ऊपर डिटेल दी हुई है। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट। अच्छा, ये ना हंसने हंसाने की बात नहीं है, यानी जो स्ट्रक्चर है हंसने हंसाने की बात नहीं है, ये फॉर्मल अरेंजमेंट है। फॉर्मल अरेंजमेंट है जिसमें कोई हंसी मजाक का गुंजाइश नहीं है। जैसे फौजी होते हैं ना, ऑर्डर दिया हुआ तो देयर इज नो जोक, ये जोक नहीं है, यहाँ पे मकसद है मरने और मारने का। तो इसी तरह यहाँ पे फॉर्मल है, तो इसलिए आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फॉर्मल अरेंजमेंट है, और ये वाज़ह करता है हाउ एक्टिविटीज एंड टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड। इन्होंने काम आपस में कैसे डिवाइड किया हुआ, यानी मिसाल के तौर पे अगर ये सीईओ है, ये मार्केटिंग डायरेक्टर, ये फाइनेंस डायरेक्टर है, और ये प्रोडक्शन डायरेक्टर है या प्रोडक्शन मैनेजर है, तो जरा देखिए काम डिवाइड हुआ हुआ। कारोबार चलाना किसकी जिम्मेदारी है? सीईओ की। सीईओ अकेला नहीं चला सकता, लिहाजा उसने अपनी जिम्मेदारियां बांट दी। मार्केटिंग का काम इन्हें दे दिया, फाइनेंस का काम इन्हें दे दिया, प्रोडक्शन का काम इन्हें दे दिया। अब जरा पढ़िए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्मल अरेंजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है हाउ एक्टिविटीज एंड टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड। अब पता चला टास्क डिवाइड हो गए। जो अगर सेल का काम है किसके जिम्मे? चीजें बनाने की जिम्मेदारी और उसका हिसाब किताब रखने और बजट बनाने की जिम्मेदारी फाइनेंस की। तो काम बांट लिए गए, काम आपस में क्या कर लिए गए? डिवाइड कर लिए गए फॉर्मली। अब मार्केटिंग वाला बजट नहीं बनाएगा, रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर बनाएगा तो बुला के पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि फॉर्मल बात है। यू हैव नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द अदर एंड बी रिलेटेड इन योर ओन वर्क। आपको अपना काम करना, लिहाजा मार्केट वाले को फाइनेंस के मामले में इंटरफेयर नहीं करना, फाइनेंस वाले को, तो लिहाजा हमने उन्हें फॉर्मली कहा है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, काम तकसीम हो चुका है। हाउ प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन वर्ड फ्लो विद इन दिस स्ट्रक्चर। तो आपको खुद नजर आ रहा है काम फ्लो कैसे कर रहा है। मार्केटिंग के इश्यूज इधर आ जाते हैं, फाइनेंस के उधर, प्रोडक्शन के उधर। उसको आगे जो काम तकसीम करना होता है वो अपने लोगों को कर देता है। जैसे मार्केटिंग के अंदर हो सकता है एक सेल्स का हेड हो और एक एडवर्टाइजिंग का हेड हो, वो फिर आगे बांट देते हैं काम। इस तरह काम तकसीम दर तकसीम होता चला जाता है और इस तरह काम को जो फॉर्मली परफॉर्म किया जाता है। क्या हाल है बच्चों, कुछ बात समझ आई जी? अच्छा, अगर हमें ये बात समझ आई है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर is a framework. Organization structure is a framework. तो अगर देखा जाए तो ये लाइंस हैं, ये क्या है? एक फ्रेम है, फ्रेमवर्क। ठीक है, किस लिए? टू allocate responsibilities। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट हुई है यहाँ पे, देखते हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ये क्या है? एलोकेट हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन जब भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और साथ अथॉरिटी ना दे, उसका मजाक बन जाएगा, काम नहीं होगा। क्या देने आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे, अथॉरिटी नहीं दे रहे, तो मजाक बन जाएगा। जैसे मैं आपको बाहर खड़ा कर देता हूँ, जो बच्चा लेट है आपने उसको पूछना है। एक दिन तो शायद आप पूछे, लोगों को बताएं कि यार वो बाइक खराब हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। दूसरे दिन आप रोकेंगे तो हु डेयर यू आर। तीसरे में हो सकता है कि वो आपको कहीं उठा के बाहर फेंका। लेकिन अगर पहले ही दिन साथ अथॉरिटी दे दी जाती तो जो बच्चा लेट आया आप उसके हाथ में एक लेटर पकड़ा देते, तीसरे दिन वार्निंग देते, चौथे दिन उसको आप रेस्टिकेट कर देते, तो फिर आप वहां खड़े होंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बात को मानेंगे। उन्हें पता है कि अगर इसकी बात ना मानी तो नतीजा क्या होगा।
So therefore organization structure is a framework to allocate responsibilities. तो जब responsibilities होंगी तो authority भी देनी पड़ेगी. Delegate authority. Responsibility allocate की जाती है और authority delegate की जाती है. Delegate authority. Authority यानी फैसला करने का इख्तियार. तो आपको सब फैसला करने का इख्तियार भी दिया जाए. तो to allocate responsibility and delegate authority. ठीक है. तो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट की जाती है, अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है. ठीक है. इंश्योर कोऑर्डिनेशन. असल में याद रखिए कि स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम भी पैदा हो चुकी होती है. वो क्या कि जब हम जिम्मेदारियां तकसीम कर देते हैं, मार्केटिंग आप करेंगे, फाइनेंस वो करेंगे, प्रोडक्शन वो करेंगे, तो आपने वही काम किया जो एक डिफेंस फोर्सेस करती है. एयरफोर्स अलहदा, आर्मी अलहदा, नेवी अलहदा, इंटेलिजेंस अलहदा. लेकिन जब जंग होती है तो अगर आर्मी आगे बढ़ गई और एयरफोर्स ना पहुंची तो दुश्मन की एयरफोर्स आगे आर्मी को डिमोलिश कर देगी, ऊपर से बम्बारमेंट करेगी. लिहाजा साइनर्जी बड़ी जरूरी है. और अगर समुद्र की साइड से आप डोज हैं और हमने अपने शिप वगैरह खड़े ना किए तो उधर से आगे मार जाएंगे. और अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट ना आई तो हम गलत कदम उठा सकते हैं. लिहाजा इन सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, मिलकर चलना पड़ेगा. तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेमवर्क कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, तो हम कहते हैं ये फ्रेमवर्क है टू एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेलीगेट अथॉरिटी एंड इंश्योर कोऑर्डिनेशन. किसके दरमियान? इंश्योर कोऑर्डिनेशन. साथ ही कर लीजिए इंश्योर कोऑर्डिनेशन बाय चैनलाइजिंग. क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन हमेशा एक ही तरीके से आता है और उसको कहते हैं चैनलाइजिंग कम्युनिकेशन. चैनलाइजिंग कम्युनिकेशन यानी कोऑर्डिनेशन का एक ही तरीका है कि आपस में क्या करो, कम्युनिकेट करो, बात करो. इसीलिए तो हमने इनके दरमियान ये लाइंस मोटी मोटी सी लगाई है कि जब ऑर्डर आए मार्केटिंग वाले को, जब ऑर्डर आए, ऑर्डर कौन लेके आएगा? मार्केटिंग वाला. वो फौरी तौर पे रिपोर्ट करे किसको? क्योंकि अगर ऑर्डर रख के बैठ गए तो ऑर्डर तो पूरा नहीं होगा जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी. और उसकी एक कॉपी भेजे किसको? क्योंकि जो चीजें उसका मटेरियल वगैरह लाना है वो तो पैसों से आना है. और अगर ये ऑर्डर रख के बैठ जाए तो काम चलेगा. इसलिए कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी है. और कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन से. ऑर्डर आते ही उसको बताओ कि तुमने प्रोडक्शन करनी है और प्रोडक्शन वाला फौरी तौर पर कम्युनिकेट करे फाइनेंस वाले से, ऑर्डर आ चुका है, बजट कब तक आप दे रहे हैं, और ये सारी बात की सीनियर को खबर रखनी ही चाहिए. तो लिहाजा इस तरह से काम चलता है. क्या कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जो एलोकेट करता है किसको? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन. लेकिन जब वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है साथ अथॉरिटी भी देता है. क्योंकि अगर अथॉरिटी नहीं देगा तो आप फैसले नहीं कर सकते, फैसले फिर उसको ही करने पड़ेंगे, तो फायदा क्या हुआ? एंड देन वो क्या करता है? चैनलाइज करता है कम्युनिकेशन को ताकि आप आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें. अब वो कोऑर्डिनेशन जो है वो होता है बिटवीन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स. बिटवीन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स. अब ये बिटवीन ग्रुप्स कैसे? देखिए ये जो कम्युनिकेशन हुई है ना आपकी, ये जो कम्युनिकेशन हुई है मार्केटिंग की फाइनेंस को, ये ग्रुप कम्युनिकेशन. मार्केटिंग वालों ने ऑर्डर की रिपोर्ट भेजी प्रोडक्शन को, ग्रुप कम्युनिकेशन है. और उसके लिए बजट अरेंज करने के लिए फाइनेंस वालों से कहा, ये भी क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन है. और ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये इंडिविजुअल है. यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी? ग्रुप कम्युनिकेशन. लेकिन उस डिपार्टमेंट में लोगों की आपस में जो बातचीत क्या कहलाएगी? अच्छा, दोनों ही जरूरी है. जिस लेवल पे भी कम्युनिकेशन रुकेगी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकेगा. जिस लेवल पे कम्युनिकेशन रुकेगी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकेगा. ठीक हो गई जी बात? तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. क्लियर बच्चों?
अब ये बात जो है जब हमारे आएगी किताब में इस तरह की एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसिस्टेड ऑफ एक्टिविटीज सच एज टास्क एलोकेशन, ये बात हम कर चुके हैं पिछली डेफिनेशन में, और फिर उसके लिए क्या एंड सुपरविजन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एम्स। जाहिर बात है जब हम कम्युनिकेट करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, मार्केट में बेचेंगे, तभी हम ज्यादा अच्छा मुनाफा कमाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के एम्स को अचीव कर सकेंगे। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, तो अब अगर आप देखें तो जो हमारी किताब में एक पर्टिकुलर ये डेफिनेशन इस तरह लिखी है, मैंने इस तरह लिखी है, दोनों एक ही चीज है, कोई इतना फर्क नहीं है, अल्फाज आगे पीछे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं टू पुट इन दिस सिंपलेस्ट टर्म पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हाउ कंपनी डिविजन्स टीम्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट। देखिए बात ये, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है जैसे लेस्को या वापडा, तो फिर डिविजन्स बन जाते हैं, जैसे दो डिविजन्स हैं, एक पावर डिवीजन है और एक डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन का क्या नाम है, क्या काम है? नहीं, बिजली को घरों तक पहुंचाना, ये किसका काम है? वो जाहिर बात है जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बिल भी लेंगे। लेकिन पावर डिवीजन का क्या काम है? प्रोटेक्शन करना। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी बन जाती है तो हम डिपार्टमेंट्स की बजाय टर्म क्या यूज कर लेते हैं? डिवीजन। उन डिवीजन के अंदर भी टीम हो सकती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की अलग हो और बिलिंग की अलग हो, फिर वो टीम बन जाती आगे, ठीक होगी बात। इस तरह हाउ ऑल ऑफ द वेरियस कंपोनेंट फिट टुगेदर, तो हमने सारे कंपोनेंट जोड़ के एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है तो डिपार्टमेंट की बजाय क्या बन जाते हैं? डिवीजन्स, जैसे कि हमारे वापडा में है, और बिजली बनाने वाले और हैं जो डैम चला रहे हैं, जो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, चाहे वो एटॉमिक है, चाहे वो हाइड्रोलिक है, जो भी है वो चला के बिजली बनाते हैं और वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, अब काम का फर्क देखिए, डिवीजन्स को मूव करने के लिए बहुत ज्यादा मूवमेंट चाहिए। अच्छा बच्चों, अब फर्क समझ आया आपको? अच्छा, स्ट्रक्चर समझ आया आपको? अच्छा, अब ये कि इस चैप्टर को पढ़ने के स्टेप्स क्या होंगे, ये तो सिर्फ हमें डेफिनेशन आज समझ आएगी किसकी? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के स्टेप्स आगे पीछे हो गए तो ये चैप्टर का पूरा मिलियामेट हो जाए, कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाए। इसको इसी तरह पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आनी चाहिए, और आई होप कि वो आ गई है। क्या हाल है बच्चों? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, ये सबसे पहला काम, तो ये चीज डन, पता लग गया डिविजन्स क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट करना, इसका मतलब है कम्युनिकेट करना, इसका मतलब है लोगों से काम लेना, इसका मतलब है आपस में मिलजुल के चलना और आपस में कम्युनिकेशन करना, और ये पता होना कौन किसको जवाब दे और कौन किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ये सारी बातें मैं समझ। अब हमने ना कल से क्या शुरू कर देना है? कल से हमने ना सबसे लंबा काम जो है ना इस चैप्टर में, वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन बच्चों इतनी मुख्तलिफ तरीकों से होती है, जैसे आप कभी अपनी किसी भी जंग में फौज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो एक डायमंड शक्ल की फॉर्मेशन होती है, एक मून शक्ल की फॉर्मेशन होती है, यानी मुख्तलिफ फॉर्मेशनों के साथ चलते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंटलाइजेशन के बड़े तरीके, मुख्तलिफ तरीके। बास जगह पे प्रोडक्ट बनाने के मुख्तलिफ आपके जो यूनिट है उनको आप डिपार्टमेंट बना देते हैं। प्रोडक्ट बनाने के, एसी बनाने का डिपार्टमेंट, गाड़ी बनाने का डिपार्टमेंट, और बास जगह आप मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट बना देते हैं, जैसे हमने अभी बनाए थे थोड़ी देर पहले। अभी हमने बनाए थे ना, ये देखिए कैसे बनाए थे, ये देखिए मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। तो ये अलग तरीका है, वो अलग तरीका है, तो हम इनको मुख्तलिफ तरीकों से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा, दूसरा अहम एक मसला बच्चों कि इनको कंट्रोल एंड कमांड कैसे करेंगे। कंट्रोल एंड कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। कंट्रोल एंड कमांड कैसे चलेगा, ठीक है जी।
कंट्रोल एंड कमांड, डिपार्टमेंट अपनी जगह और कंट्रोल एंड कमांड करने के असूल अपनी जगह, ये भी सीखेंगे हम। अच्छा बच्चों, एक चीज और है, एक सुपरवाइजर के अंडर कितने वर्कर होने चाहिए, इसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब इसका ये है कि एक सुपरवाइजर के अंदर 5 वर्कर होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 50 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने, जैसे अगर आप देखेंगे पैकेजेस को तो उसके मैनेजमेंट लेवल 5 है, ठीक है जी, मैं अज्यूम कर रहा हूं 5 है, ठीक है। अगर आप आर्मी को देखेंगे तो उसके मैनेजमेंट लेवल 10 या 12 से भी ज्यादा होंगे, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, तो उसके लेवल्स बहुत ज्यादा हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिर्फ 3 लेवल है, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, 4 लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड फुल प्रोफेसर, 4। तो हर एक के अपने अपने लेवल्स हैं मुख्तलिफ तरह के, इसको देखेंगे। और फिर जारी बात है, एक अहम मसला है वर्क स्पेशलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन। यहां पे ना असल में देखना ये पड़ता है कि हमारे ना कुछ बिहेवियरियल भी तरह से भी होती है ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियरल क्लासिफिकेशन, बिहेवियरियल क्लासिफिकेशन, ये भी क्लासिफिकेशन होती है। मिसाल के तौर पे बाज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो हर काम बगैर लिखे कर देती है, बस उसने उसको कह दिया, उसने उसको कह दिया, हम कहते हैं ये इनफॉर्मल है, बस कह जाता है बॉस, काम हो जाता है, इनफॉर्मल है। लेकिन बाज ऑर्गेनाइजेशन में एक एक बात लिखी जाती है, हम कहते हैं ये फॉर्मल है। तो लिहाजा ये भी देखा जाता है कि बिहेवियर के एतबार से भी इनकी क्लासिफिकेशन होती है। क्लियर बच्चों? अब आप आगे प्योर मैनेजमेंट में, कहा आगे प्योर मैनेजमेंट में, यानी इससे पहले आपने बिजनेस को पढ़ा था, फिर आपने बिजनेस के फॉर्मेट्स पढ़े थे, लेकिन आज आप बिजनेस मैनेजमेंट के पीक पर या उसके सेंटर में आ गए। कुछ समझ आ रही मैनेजमेंट कितनी डिफरेंट है दूसरों से? अच्छा, तो ये